भारत के कोने कोने से आए हुए विभिन्न स्कूल से सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का राष्ट्रपति जो हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान है, उसके पास आखिर कितनी शक्तियां हैं? क्या वे सिर्फ रबर स्टैंप हैं या उनके पास कोई खास अधिकार भी है? आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। उसकी संवैधानिक स्थिति से लेकर उसकी शक्तियाँ, उसके पद, उसकी वास्तविक शक्तियाँ, इन सब के बारे में बारीकी से समझेंगे और सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो अपनी सीट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का पद संविधान में कैसे परिभाषित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं। वे हमारे राष्ट्र प्रमुख और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। जरा सोचिए, यह पद राष्ट्र की एकता, अखंडता और निरंतरता का प्रतीक है। हमारा संविधान अनुच्छेद 52 में यह स्पष्ट रूप से कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि भारतीय संवैधानिक संरचना का नींव है। यह पद वैकल्पिक नहीं है, बल्कि हमारे गणतंत्र का एक मूलभूत और अस्थायी हिस्सा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। यह अनुच्छेद यह घोषित करता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वे इस शक्ति का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। इतना ही नहीं, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनानायक। लेकिन यहाँ दिलचस्प की बात यह है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख होते हैं, जो स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक बेहतर संतुलन बनाए रखता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता? इसके बजाय एक खास निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह अप्रत्यक्ष चुनाव यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, जो भारत के संघीय चरित्रता को दिखाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 चुनाव के तरीकों को परिभाषित करता है। इसमें एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों और संघों के बीच प्रतिनिधित्व में समानता और एकरूपता बनी रहे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। वे भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और हाँ, संविधान के उल्लंघन के मामले में उन्हें महाभियोग भी लगाया जा सकता है, जो आर्टिकल 61 में वर्णित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। मजे की बात यह है कि अमेरिका के विपरीत भारत में राष्ट्रपति कई बार चुने जा सकते, यानी कार्यकाल की निश्चित सीमा निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं की बात की गई है। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और साथ ही किसी लाभ के पद पर न हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। इसमें राष्ट्रपति की शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के शर्तों को सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रपति किसी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें बिना किसी किराए के सरकारी आवास मिलता है और उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाती है। ये शर्तें पद और स्वतंत्रता, गरिमा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान है। इस शपथ में वे संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षित और बचाव रखने की प्रतिज्ञा करते हैं और भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। यह शपथ उन्हें संविधान के संरक्षक के रूप में कानूनी रूप से बाध्य करती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। यह एक विस्तृत और कठोर प्रक्रिया है, जिसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होनी चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और प्रस्ताव को सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह प्रक्रिया पद की स्थिरता और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। वहीं अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति से संबंधित। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, महाभियोग या त्यागपत्र से खाली हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है और इस दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति उनका पद संभालते हैं। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आते हैं या उनके कार्यभार को संभालते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि यह सर्वोच्च पद कभी खाली
नहीं रहे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, जो उन्हें हमारे देश के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है और सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते। नियुक्तियां: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे देश के महत्वपूर्ण पद जैसे महाधिवक्ता, सीएजी, राज्यपाल, राजदूत, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोगों के सदस्यों को तथा विभिन्न आयोगों को नियुक्त करते हैं। इनके प्रशासनिक कार्यों की अगर बात करें, संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते उनका प्रमुख कार्य देश के शासन पर निगरानी रखना है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। यह बात अनुच्छेद 78 में की गई है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय को जो एक व्यक्तिगत मंत्री ने ली है उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों की अगर बात करें, राष्ट्रपति केंद्रीय संसद की एक हिस्सा है। कोई भी बिल इसके स्वीकृति के बिना पास नहीं हो सकते अथवा सदन में नहीं लाए जा सकते। संसद का आवाहन, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा के, यानी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति अपना विवेक पर उनका फैसला कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 85 में कही गई है। उनका काम संसद को संबोधित करना और संदेश भेजना है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। वह संसद को संदेश भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं विधेयकों की सहमति की। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही वह कानून बनता है। यह अनुच्छेद 111 में कही गई। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा भी सकता है या सहमति देने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है। वह बाध्य है इस पर अनुमति देने के लिए। धन विधेयकों के मामले में केवल पुष्टि या अस्वीकार कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं जो उन्हें विधायी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। यह बात अनुच्छेद 111 में कही गई है। सबसे पहला अत्यंतकारी वीटो की अगर बात करें, विधेयकों पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति। निलंबनकारी वीटो की अगर बात करें, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति। वहीं पॉकेट वीटो की अगर बात करें, विधेयकों पर अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही न करने की शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी अपने सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और यह अध्यादेश वही शक्ति और वही प्रभाव के होते हैं जो विधायिका अधिनियमित करता है। इसकी वैधता प्रख्यापन की तारीख से 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने तक होती है और इसे 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों का मनोनयन भी करता है। राष्ट्रपति राजभाषा, साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा में 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद 80 के 3 में कहा गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय। पहला, धन विधेयक की सिफारिश। राष्ट्रपति संसद में धन विधेयक पेश करने की सिफारिश करता है। कोई भी धन विधेयक बिना उसके सहमति से संसद में पेश नहीं हो सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखता है। यह बात अनुच्छेद 112 में कही गई। राष्ट्रपति किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि को अधिकृत कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 267 में कही गई है। यह निधि राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वित्त आयोग का गठन। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन करता है या सिफारिश करता है। यह बात अनुच्छेद 280 में कही गई। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और यह बात अनुच्छेद 148 में कही गई है। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह बात अनुच्छेद 124 के दूसरा एवं 217 के पहला अनुच्छेद में कहा गया। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकते। यह बात अनुच्छेद 222 में कही गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां भी है। यह बात अनुच्छेद 72 में कही गई है। राष्ट्रपति के पास कोई भी अपराध को क्षमा करने की शक्ति होती है, चाहे वह मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी सिफारिश मंत्रिपरिषद करती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाहकारी राय भी लेते हैं। यह बात अनुच्छेद 143 में कही गई है। वहीं अब सैन्य शक्तियों की अगर बात करें, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करता है। सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं राजनयिक शक्तियों। राष्ट्रपति भारत के मुख्य राजनयिक प्रतिनिधि होता है। वह अन्य देशों के साथ संबंध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समझौतों पर राष्ट्रपति की ओर से बातचीत और
कर निकाले जाते हैं, यह अनुच्छेद 73 में कही गई है। हालांकि वे संसद के मंजूरी के अधीन है। राष्ट्रपति विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्त करता है और देश के राजदूतों और उच्चायुक्तों को विदेश में नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध करती है, जो राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 यह तब घोषित किया जाता है जब भारत के किसी हिस्से में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल यह अनुच्छेद 356 में है। यह तब लागू होता है जब कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 365 यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि कोई राज्य संघ की निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो वह शासन की विफलता को घोषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 356 लागू हो जाता है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। यह अनुच्छेद 360 में निहित है। राष्ट्रपति इसे तब घोषित करता है यदि उसे लगे कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि 1991 में एक आर्थिक संकट जरूर आया था, जिससे भारत को यह सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यह बात अनुच्छेद 75 में कही गई। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, यह बात अनुच्छेद 85 में कही। विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, निलंबनकारी वीटो जिसे कहा जाए, यह अनुच्छेद 111 में कही गई है। वहीं पॉकेट वीटो का यूज करता है, यह अनुच्छेद 111 में कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय से राय लेता है, यह अनुच्छेद 143 में कही गई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 यह स्पष्ट रूप से कहता है राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन कार्यपालिका का वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं। वह राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति भारत के संविधान का रक्षक होता है और देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत का राष्ट्रपति का पद भारतीय संवैधानिक ढांचे में कितना अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पद न केवल राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है, बल्कि संवैधानिक शासन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद। तभी सफल होगी जब आदिवासी लोग खुद आगे बढ़कर उनका लाभ उठाएं। आप सबको इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। आदिवासी भाई बहनों की आप सहायता करेंगे तो ये अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अधिक जागरूक बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में जाकर लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दें, लाभ लेने में उनके मदद करें और उन्हें आश्वस्त सुविधाएं से भी जोड़ें।